Hi everyone, welcome to Harshita Meshi Psychology. I hope you're all doing great. चलिए, so this is one of the important classes जो आपको देखनी है एग्जाम से पहले अपने. And today we will be talking about disorders. But उससे पहले, if you have for the first time, हम complete psychology यहाँ पे cover कर रहे हैं for UGC NET, जो आपका दिसंबर में होने वाला है अभी 2 जनवरी को बेसिकली आपका दिसंबर वाला साइकिल. उसके लिए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं. मैराथन्स आपकी अभी कंटिन्यू चल रही है तो वो आप लोग रेगुलर देखें. और उसके साथ में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में होती हैं. नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइडेड हैं. हम PYQs MCQ ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी बूस्टर सीरीज के अंदर. नाउ इफ यू वांट टू ज्वाइन, ये कंप्लीट साइकोलॉजी का प्रेपरेशन कोर्स है जहां आप CUET PG से लेकर EVGC काउंसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, गेट, इन सभी के अपन एक साथ प्रिपरेशन करेंगे. यू डोंट हैव टू बी लाइक अच्छा पहले इसकी करते हैं ये करते हैं. हम सब कुछ साथ में लेके चलेंगे. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 डिफरेंट कोर्सेज और 5 डिफरेंट एग्जाम्स, हम क्या करेंगे, हम एक साथ चीजों को कवर करेंगे. और आपको भी पता है कि इवन इफ कई बार हमारे पास सिलेबस सेम होता है बट पेपर का तरीका अलग होता है पूछने का, तो वो वाली चीजें हमें देखनी है. इवन जो नए टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज है साइकोलॉजी की जो कवर नहीं होती है JRF में, नेट में, बट यहाँ पूछी जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहाँ पे साइकोलॉजी आती है आपकी और ये वाले टॉपिक्स आते हैं. तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो एक ओवरऑल आपकी साइकोलॉजी मतलब आपको अच्छे से आ जाए, उस पे अपना इसमें काम करने वाले हैं. क्लियर है? तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसके लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द स्कोर बूस्टर सीरीज. इसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं साइकोलॉजी से. तो कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर साइकोलॉजी, उसके लिए क्वेश्चन वाली सीरीज है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. यहाँ पे बेसिकली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखते हैं. जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमें बहुत बार रहता है कि पढ़ तो लिया, बहुत सारा पढ़ लिया, बट क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं या वो गलतियां हो रही है, उसमें हम एंशियस हो रहे हैं. तो वो वाली जो एंजाइटी है ना, वो रिड्यूस करना और क्वेश्चन को समझना, और वो सब चीजें हम यहाँ पे करते हैं. ये भी बायोलिंगुअल क्लासेस है और इसकी PDF आपको मिलती है क्लासेस की. आपके वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो उसमें भी आप अपने डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब पूछ सकते हैं. जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कहीं आपने कोई क्वेश्चन देखा है वो नहीं समझ आया, मैं होमवर्क देती हूँ वो नहीं समझ में आया, वो सब चीजें. चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं. एंड वी विल स्टार्ट विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स. अब आपसे पूछते हैं सबसे पहले कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या क्या चीजें आती है. तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आप कहें तो बेसिकली ग्रुप है आपके बहुत सारे डिसऑर्डर्स का, जहाँ पे हमेशा ये चीज रहती है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. एक फियर या एंजाइटी तो आप कहते हैं जो सब कोई एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, एकदम परसिस्टेंट रहे, कि लगातार हो रही है. यू आर वरिंग अबाउट योर फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होने वाला है और कैसे होगा, कैसे नहीं होगी, ये वाली चीज ऐसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. तो वो जो एक्सेसिव वरी है ना, एक्सेसिव एक्सेसिव वरी जो क्या करती है, बेसिकली आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को खराब कर दे, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल सर्वाइवल के लिए थ्रेट हो जाए, दैट बिकम्स एंजाइटी. तो इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं. ये पूरा DSM का क्लासिफिकेशन है. DSM ने आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर ही डिसऑर्डर्स डाल दी हैं. तो आपका सेपरेशन एंजाइटी, सेलेक्टिव म्यूटिज्म, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, एगोराफोबिया, जनरलाइज एंजाइटी, ये सब इसी के अंदर आते हैं. ये ही 5-6 जो आपसे पूछते हैं बेसिकली. सेपरेशन एंजाइटी छोटे बच्चों में होती है कि अगर पेरेंट्स से अलग हो जाए तो उनको क्या है, एंजाइटी नहीं लगती कि चाहिए चाहिए. बट अगर ये बड़े होके भी हो रही है तो दैट इज अ प्रॉब्लम ना. छोटे बच्चे को तो चलता है कि उसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो वो रोने लगेगा. बट कोई बड़ा इंसान ऐसे कर रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम है. सेलेक्टिव म्यूटिज्म, जैसे कुछ जगहों पे बहुत शांत रहते हैं लेकिन कुछ जगहों पे बहुत बोलते हैं, तो वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बच्चे होते हैं. घर में तो बहुत बोल रहे हैं लेकिन स्कूल में जाते हैं तो चुप भी नहीं करते, आवाज भी निकलती है, किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे. दैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म. और बाकी को अपन अब समझते हैं. तो विल स्टार्ट विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. एक्सेसिव, इसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं, विच मीन्स कि एंजाइटी कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या एक स्पेसिफिक सिचुएशन से नहीं है, कि अच्छा इस सिचुएशन में एंजाइटी होती है. समझ आता है कि ठीक है एग्जाम को लेकर एंजाइटी होती है, हर चीज को, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज,
कोई वो नहीं है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्यूचर इवेंट्स हो, चाहे आज खाने में क्या बनेगा, कुछ भी हो सकता है। हर एरिया के अंदर क्या होती है, एक्सेसिव एंजाइटी रहना, एक्सेसिवली सोचना, एक्सेसिव वरी रहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने आप रेस्टलेस हो जाते हैं, इतनी थकान होने लगती है आपको, आप इरिटेबल हो जाते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स आपको इसकी वजह से होने लगती है कि आपको नींद ही नहीं आती है सोच सोच के अब क्या होगा अब क्या होगा। तो आपकी बेसिकली कोपिंग क्या बन जाती है, मतलब यहाँ पे वरी क्या बन जाती है, एक तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है कि आप प्रिपेयर रहें, आप कंट्रोल रहे और फ्यूचर प्रॉब्लम को आप स्कैन करते रहें, ये वाली चीजें। तो ये इस तरह का हो जाता है। अगर इसको, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, सो बेसिकली इट इज प्रेजेंट ऑन मोस्ट डेज फॉर 6 मंथ्स। अगर 6 महीने में बहुत ज्यादा दिनों तक ये रही है, मोस्ट डेज रही है, तो फिर हम इसको क्या कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे। देन वी हैव सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे आप सोशल फोबिया भी कहते हैं। सो बेसिकली किससे डर लगना, नेगेटिव इवैल्यूएशन से, दूसरों के, कि आप सोशल स्पेसेस में क्या होता है कि हम बैठ नहीं पाते हैं, खाना नहीं खा पाएंगे, पब्लिक वॉशरूम्स नहीं यूज कर पाएंगे, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाएंगे, बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह की अंदर वो डर रहता है कि लोग हमें नेगेटिवली जज करेंगे, हम एम्बेरस हमें फील करवाएंगे, हम ह्यूमिलिएटेड हमें फील करवाया जाएगा, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सब चीजें। तो हमारी जो सेल्फ इमेज होती है ना, इसका मतलब वो बहुत फ्रेजाइल है, कांच की तरह होती है। और ये एक बहुत ही एग्जैजरेटेड बिलीव है, सबको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है लोग हमें देख रहे हैं कर रहे हैं, बट इनके अंदर वो चीज बहुत एक्सेसिव होगी कि हमें कॉन्स्टेंटली वॉच किया जा रहा है, हमें कॉन्स्टेंटली देखा जा रहा है, कॉन्स्टेंटली जज किया जा रहा है। अगर 100 लोग बैठ के कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं तो भी ये वहां बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगेगा कि वो 100 के 100 लोग किसको देखेंगे, वो मुझे देखेंगे खाना खाते हुए, एंड देन आई डू समथिंग एम्बेरसिंग और फिर ह्यूमिलिएशन होगा। तो वो चीजें हैं। तो ये पब्लिक में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, दे विल अवॉइड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दी पब्लिक। स्पेसिफिक फोबिया, यहाँ पे स्पेसिफिक चीजों से डर लगता है, या तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन। तो यहाँ पे आपका कहें तो इंटेंस इरेशनल फियर। फोबिया को क्या होता है, फोबिया का मतलब ही होता है, फोबिया की डेफिनेशन यही होती है कि इंटेंस इरेशनल फियर है उन चीजों का जो शायद इतना डेंजर नहीं परसीव करती, जिनका कोई डेंजर नहीं होता है, वो कोई सिचुएशन डेंजरस नहीं होती, और मोस्टली ये लर्न होते हैं, ऑफन दे आर लर्न। तो क्या क्या चीजें इसमें देखिए, क्या क्या आता है, एनिमल, किसी प्रकार के एनिमल से डर लगना, कि किसी को स्नेक से, स्पाइडर से, डॉग से, इन पर्टिकुलर एक एनिमल से डर लगता है। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर में जो चीजें हो रही हैं कि स्टोन से, हाइट पे से डर लगना, पानी से डर लगना। ब्लड इंजेक्शन, ब्लड से, खून से या इंजरी से डर लगना, इंजेक्शन लगवाने में डर लगना। सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डर लगता है, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में डर लगता है, ब्रिजेस में, टनल्स में, एलिवेटर्स के अंदर उड़ने में डर लगता है, एनक्लोज्ड स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो उसमें डर लगता है, या फिर चोकिंग, वॉमिटिंग, इन सब से डर लगता है। तो किसी ना किसी एनिमल से, नेचुरल एनवायरनमेंट से, ब्लड इंजेक्शन से, सिचुएशन से, इन सब चीजों से डर लगता है। तो ये इसमें टाइप्स होते हैं। देन अगोराफोबिया, अगोराफोबिया सोशल प्लेसेस, ठीक है, सोशल प्लेसेस। यहाँ पे सोशल सिचुएशन से याद रखना है, यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ प्लेसेस हैं कि ये कहाँ नहीं जा सकते, मॉल्स में नहीं जा सकते, हाँ लोग ज्यादा है ना, मॉल्स में नहीं जा पाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये यूज नहीं कर पाएंगे, क्राउड वाली जो जगह है जहाँ पे भीड़ होती है वहां ऐसी जगहों पे ये नहीं जा पाएंगे। पैनिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर में हमें एक डर रहता है कि हमें क्या होगा, हमें पैनिक पैनिक अटैक्स आएंगे, पैनिक अटैक आने वाला है, पैनिक अटैक आने वाला है। तो अगर ये 1 महीने तक ऐसा कुछ रहता है लगातार, तो 1 महीने में इसको आप डायग्नोस कर लेते हैं कि 1 महीने तक अगर ये चल गया है तो इसका मतलब इसको आप डायग्नोस कर दीजिए। तो अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक आना, कि जहाँ पे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, ऐसे लगेगा कि बस हार्ट अटैक आ रहा है, सांस नहीं ले पाओगे और एकदम ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया है, ये सब चीजें होने लगती है। जब क्या कब होती है, जब कोई बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो, कोई एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में है, उस दौरान पैनिक अटैक आता है। तो अगर यही फिर मन में डर रहना कि पैनिक अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। फिर अब आपका जो फिर नेक्स्ट अपने पास है ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर। तो डीएसएम ने बहुत सारे अपने 5 में क्राइटेरिया चेंज किए। तो पहले आपका जो ओसीडी है वो एंजाइटी में आया करता था, अब इसको अलग एक वो बना दिया, प्रॉपर इसकी अलग वो बना दिए, और अब इसके अंदर ही आते हैं। तो ओसीडी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, ओसीडी आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डाइसोमॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग,
ट्रिकोटिलोमेनिया, एक्सकोरिएशन। तो यहाँ पे ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं। बॉडी डायसोमॉर्फिज्म बॉडी इमेज को लेके होता है कि छोटी छोटी चीजें दिखती है कि ओ मेरे एक पिंपल हो गया है, देखो मेरे यहाँ पे एक निशान हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो बहुत एक्सेसिव हो जाना अपनी बॉडी को वो लेके, होर्डिंग चीजों को कलेक्ट करके रखने की आदत कि हटाएंगे नहीं। एक कलेक्शन है समथिंग कि आपको अच्छा लगता है कि आप कहीं से नई नई चीजें लेके आए हो। इनका होता है कि ये हर कोई चीज, अगर कोई खाली रैपर भी होगा ना कि अच्छा चिप्स का पैकेट का, उसको भी रखेंगे। कोई बॉक्स है जो काम करे उसको भी रखेंगे। तो अननेसेसरी चीजों को होर्ड करके रखना। ट्रिकोटिलोमी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, अपने बाल तोड़ देते हैं और उसको इतना मतलब अंदर तक ऐसे तोड़ते हैं कि वहां पे ना पैचेस और वो सब पड़ जाते हैं। एक्सकोरिएशन स्किन पुलिंग डिसऑर्डर, अपनी स्किन को निकालते रहते हैं, खून आने लगता है स्किन में से, उस कदर ये लोग करने लगते हैं। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशंस आपके रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स है, अनवांटेड थॉट्स हैं ये। अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस, इम्पल्सेस की जैसे थॉट्स कैसे कि व्हाट इफ आई कंटामिनेट माय फैमिली, क्या हो अगर मैं बाहर से आई हूँ और मेरे हाथ में जर्म्स है और मैंने अपनी फैमिली को वो चीज दे दी, तो मैंने अपने बच्चों को वो चीज दे दी तो क्या होगा। और इमेजेस दिखेंगी, बहुत ही वायलेंट इमेजेस का इनको मतलब ऐसे होगा कि सामने के सामने ऐसे इमेजेस आएंगी, मेंटल इमेजेस, या ऐसी बहुत इम्पल्सेस कि आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। एक वो अर्ज होती है ना कि बैठे हैं नॉर्मल है और अचानक से ऐसा होगा कि अचानक से चिल्लाना है, अचानक से कुछ इनअप्रोप्रिएट करना है या कुछ बोलना है, ये सब चीजें। समझ रहे हो? तो हम ओसीडी को क्या, हम सिंपल एक चीज पे आके अटक जाते हैं कि ओसीडी, ओ क्लिनलीनेस, ओ हैबिट, कि अच्छा इसको साफ सफाई रखने की जरूरत है, ओसीडी ओसीडी। तो ये टर्म बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से यूज किया जाता है, बट इतना आसान नहीं है और इतना चिल और रिलैक्स वाली चीज में नहीं कि ओ इसको तो ओसीडी है, इसको तो सफाई का ओसीडी है, इसको तो हाथ धोते हैं ना तो इसको तो ओसीडी। तो इतना हमें नॉर्मली इस वर्ड को नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत खतरनाक चीज है। एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड, और इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लेanलीनेस या जो हैबिट्स होती हैं इन सब चीजों की। मैल अडेप्टिव एंजाइटी रेगुलेशन है ये, कि आपका ब्रेन ओवर एस्टिमेट कर लेता है चीजों को, थ्रेट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर चीज को। और ये किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, ये आपकी सेफ्टी के बारे में हो सकती है, ये मोरालिटी के बारे में हो सकता है, कुछ और भी ऐसी चीजें जो लाइफ में शायद इम्पॉसिबल हो उसकी तरफ से भी हो सकता है, किसी भी कारण से ये चीजें हो सकती हैं। और कई बार ये जो चीजें होती है ना, ये इवन इंसान के पर्सनल जो वैल्यूज होते हैं, उसकी जो सेल्फ इमेज होती है, उससे भी क्लैश करते हैं कि दिस इज नॉट हु आई एम, बट स्टिल यू थिंक ऑफ, दे थिंक समथिंग लाइक दिस। कि जैसे एक मदर है, अब एक केयरिंग मदर है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, सब करती है, बट स्टिल उसके मन में ऐसे थॉट्स आना कि वो अपने बच्चों को हार्म कर दे, उसको मार दे, इस तरह की चीजें आना। नाउ क्या वो ऐसा चाहती है? वो ऐसा करना नहीं चाहती है, बट स्टिल उसको ये थॉट्स आती है। तो दीज आर इंट्रूसिव। तो यहाँ पे ईगो डाइसोटोनिक, ये जो ऑब्सेशंस होते हैं कैसे होते हैं? डाइसोटोनिक। इसका मतलब है कि जो आपका जो ईगो है वो मैच नहीं कर पा रहा है, ये आपकी वैल्यूज के साथ में, आपकी जो थॉट्स है ना वो क्लैश करती है आपकी वैल्यूज के साथ में और आपकी सेल्फ इमेज के साथ में। आप ऐसे नहीं है, बट स्टिल आपको ये वाली चीज दिमाग में आ रही है। तो इतना खतरनाक ये चीज है, तो इसलिए हमको इसको इतना नॉर्मली इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इनसाइट प्रेजेंट होती है, सामने वाले को पता है कि वो जो सोच रहा है, जो वो कर रहा है, वो इरैशनल है, कोई इसमें वो नहीं है। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे बिलीफ का प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे हमको पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि आप उससे निकल ही तो नहीं पा रहे हैं ना, यू आर अनएबल टू डिसमिस दैट थॉट। तो उस थॉट को नहीं डिसमिस कर पाना इज द प्रॉब्लम। तो वो ऑब्सेशंस, अब ऑब्सेशंस को हमें क्या करना है? हम चाहते हैं कि इनसे दूर, इनसे जो एंजाइटी हो रही है ना, हमको उसको रिड्यूस करना है। और उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो रिपीटेटिव बिहेवियर या एक्ट्स करते हैं, दैट आर कॉल्ड कंपल्शंस। समझ रहे हो? तो रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो एंजाइटी ऑब्सेशन से आ रही है ना, ऑब्सेशन से जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए, या जिस चीज का हमें डर लगता है कि वो नहीं हो, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या होता है? कंपल्शन बिहेवियर किए जाते हैं। कि सामने वाले ने, आप वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने गैस बंद कर दी है, लॉक लगा दिया है, ठीक है। अब कई बार हमें भी हो जाता है कि लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, या गैस बंद की थी कि नहीं की थी। तो आप क्या करेंगे? आप लॉक खोलेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, आप थोड़ा आगे आ गए, बट स्टिल आपको ऐसा लगा कि शायद मैंने लॉक नहीं लगाया होगा, तो आप वापस जाके चेक करेंगे। ये 4 बार आके चेक करके जाएंगे, ये फिर जाएंगे, ये फिर आएंगे।
ये 10 बार 15 बार चेक करेंगे, ये शायद बहुत दूर भी चले गए होंगे तो वहां से घूम के वापस घर आएंगे और फिर वापस 16वीं बार चेक करेंगे कि उन्होंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट एंजाइटी और वो बिलीफ कि शायद हो सकता है मैंने लॉक नहीं लगाया और मेरे घर में चोरी हो जाए। ये चीज है, चाहे वो वॉशिंग, चेकिंग, काउंटिंग, इस चीज को रिपीटेडली बोलना, प्रेयर्स करना बहुत ज्यादा, ये सब चीजें होती है। एंड अगेन यहाँ पर भी इंसाइट प्रेजेंट होती है। इंसाइट आपके पास ओसीडी में प्रेजेंट है, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं अगर बार बार कंपल्शन, तो वो एंजाइटी को टेम्परेरीली रिड्यूस कर देता है। जब रियलिटी में तो रिड्यूस नहीं हो रहा ना, वो एक बार आके चेक करके वापस जाएंगे तो फिर वापस होगी। तो टेम्परेरी बेसिस पे वो क्या होता है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, एंड दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नहीं क्या, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है कि कंपल्शन, ओहो थोड़ा सा सेफ्टी का एहसास हो गया, बट अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वो चीज करते रहेंगे, तो वो जितनी बार सो करते हैं वो रीइंफोर्समेंट उनको प्रोवाइड करती है और फिर वापस वो चीज वो करते हैं, तो वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये चीजें करते हैं। देन वी हैव बॉडी डाइसोमॉर्फिक डिसऑर्डर। खुद के माइनर डिफेक्ट्स को, फिजिकल अपीयरेंस में माइनर जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, जो शायद किसी को नजर भी नहीं आते, हमारे में कोई भी डिफेक्ट है ना, कि हमें यहाँ पिंपल हो रहा है, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब खुद को नजर आते हैं। सिर्फ खुद को नजर आएंगे कि मेरे नेल्स ऐसे नहीं है, मेरे फिंगर्स ऐसी नहीं है, ये चीज तो ऐसी होनी चाहिए थी, हाथ ऐसे होने चाहिए थे, ये ऐसा होना चाहिए था, फेस पे ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, नाक थोड़ा छोटा है, आंख थोड़ी बड़ी, जो भी है। तो वो चीजें दूसरों को इतनी नजर नहीं आती जितनी अपने को आती है, खुद को आती है अपने बारे में। बट यहाँ पर क्या है, वो चीज एक्सट्रीम में चली जाती है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली अटेंड किया जाता है उन फ्लॉज को, और एक डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज इंडिविजुअल अपने लिए क्रिएट कर लेता है, और अपीयरेंस को अपने सेल्फ वर्थ से जोड़ना, कि सिर्फ और सिर्फ दिस पिंपल इज द रीजन ऑफ माई डिक्रीजिंग सेल्फ वर्थ, कि मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो वर्थ है, मेरी जो इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे बेस्ड है, मैं कैसी दिखती हूँ, सिर्फ उसी पे मेरा वर्थ है, मेरी इंपॉर्टेंस है। तो बार 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 मिरर को चेक करना, वो कंफर्मेशन करना, वो डिफेक्ट है कि अरे ये है, अरे ये है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक्सेसिव ग्रूमिंग करना, वो फिक्स करना उस फ्लो को। आप देखते हो ना, लोग कुछ एक्सट्रीम में जाके जब लोग ये व्हाट डू वी से सर्जरीज एंड ऑल करवाते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल ऐसे कुछ करवा रहे हैं, हाँ ठीक है, बट जब लोग एक्सट्रीम में जाके वो अपना नाम भी बदलवा रहे हैं, वो आंखें भी चेंज करवा रहे हैं, वो फेस को भी करवा रहे हैं, वो इधर से उधर से हर जगह से, कई बार आप, तो वो क्या है, वो यही तो है कि वो फ्लॉ को फिक्स करना है, अरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो जब वो चीजें एक्सट्रीम में हो जाती है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर में क्या है, इट इज नॉट अबाउट लेजीनेस और इट इज नॉट अबाउट सेंटिमेंटालिटी, कि ओहो आई एम वेरी सेंटिमेंटल। हम भी चीजें रखते हैं ना जो हमें पसंद होती है, जो चीज अच्छी होती है, तो वो क्या करते हो, उसको आप कलेक्ट करके रखते हो, कि हाँ ठीक है ये चॉकलेट का रैपर है बट रखना पड़ेगा, हाँ। तो वो वाली चीज है, बट ये वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो जो डिस्ट्रेस जो क्रिएट होता है, कि इस आइटम को मैं डिस्कार्ड कैसे कर दूं, इस आइटम को मैं फेक कैसे दूं। तो जब एक्सट्रीम में जाके कोई इमोशनल अटैचमेंट ड्रॉ कर ले, अटैचमेंट बना ले, किससे, पोजेशन से, कि मुझे इस चीज को रखना है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, हमेशा ये चीज रहती है कि ओ माय गॉड ये रैपर कभी काम आ गया तो क्या होगा, ये बॉक्स खाली कभी काम आ गया तो क्या होगा। तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। देन ट्रिकोटिलोमेनिया में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है, कि टेंशन से रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं, हेयर्स पुल किए जाते हैं सर में से। तो वो इनको कुछ मोमेंटरीली रिलीफ और ग्रेटिफिकेशन देगा, बट इट ऑल्सो फॉलोड बाय गिल्ट और शेम, और कई बार तो बोर्डम की वजह से भी करते हैं कि बोर हो रहे हैं तो बालों को खींचो, बालों को निकालो, ये चीजें। और वो बाल, स्कैल्प, आई लैशेस में से बाल निकालेंगे, आईब्रोज में से बाल निकालेंगे, विच इज एक्सकोरिएशन। स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है, अपनी स्किन को पिक करते हैं, या जो स्किन ना उसको निकालेंगे, वो ब्लीड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको खींचते रहेंगे, ये वाली चीज है। तो ये सब आपके ओसीडी में आते हैं, ओसीडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आते हैं। देन वी हैव ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये क्या है, जब कोई इंसान चेंज को आप परसीव अच्छे से नहीं कर पाते हो। ट्रॉमा तो अपन अलग से पढ़ते हैं, कि जब आप ट्रॉमेटिक इवेंट को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, और जब स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं लाइफ में, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उनसे ओवरवेल्म हो जाना,
कोपिंग स्ट्रैटेजीज और जो नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म उनको यूज ना कर पाना और फिर मैल अडेप्टिव एडजस्टमेंट करना वो। तो सबसे पहले है आपके पास पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर अगर किसी के साथ कोई वॉर की सिचुएशन है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग ट्रॉमा किसी के साथ हुआ है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो वॉर की सिचुएशन है, कोई डिजास्टर है, कोई किडनैपिंग है या कोई सीरियस एक्सीडेंट है, ये कुछ भी हुआ हो, वो क्या करती हैं, वो उस टाइम पे तो इतना अफेक्ट नहीं करती है इंडिविजुअल को कि वो चीज जस्ट हुई है, तो उसके बाद हो सकता है वो कुछ टाइम तक वो थोड़ा सा नॉर्मल हो या फिर ठीक है, मतलब आपको वो जो पीटीएसडी है ना उसके इम्पैक्ट्स बहुत उसी टाइम पे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी उस टाइम पे नहीं नजर आता है कि इसको ऐसा कुछ है क्या, बट वो धीरे 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 जैसे टाइम निकलता है ना, उसके बाद उन चीजों का असर देखने को मिलता है। क्योंकि प्रॉब्लम होती है कि जो आपका ट्रॉमा है वो प्रॉपरली मेमोरी में इंटीग्रेट नहीं हुआ है, और वो जो पास्ट का इवेंट है वो साइकोलॉजिकली प्रेजेंट का ही इवेंट लगता है, कि जो चीज शायद 6 महीने पहले हुई है, साल भर पहले हुई है, वो ऐसा लगता है कि वो अभी हो रही है। दैट इज वहाँ पे फ्लैशबैक्स आना, फिर धीरे धीरे वो फ्लैशबैक्स होने लगते हैं। अब फ्लैशबैक्स भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो मेमोरी है वो पास्ट की रहती ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ ये चीज गुजर रही है, तो फिर उनको पैनिक अटैक्स आना या फिर वो ये लगना कि बस अभी मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हिप्पो कैंपस के अंदर क्या होती है, इनकोडिंग होती है ना मेमोरी की, यहाँ पे ओवर इनकोडिंग हो जाती है वो ट्रॉमा की, विच मीन्स हर दिन वो ट्रॉमा बेसिकली इनकोड हो रहा होता है। तो हिप्पो कैंपस में जब बार बार इनकोडिंग होती है, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि उस इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि वो चीज उसके साथ अभी गुजर रही है। तो इवन इफ द थिंग हैज बिकम द पास्ट, बट स्टिल वो साइकोलॉजिकली उनके लिए प्रेजेंट होता है, और ब्रेन कंटिन्यूअसली ये फील करता रहता है कि दैट यस आई एम, द डेंजर इज ऑन गोइंग और तो इंट्रूसिव सिम्टम्स है फ्लैशबैक्स आना, नाइटमेयर्स आना, और then we also have hyper arousal, startle responses, exaggerated startle responses। कोई हाथ भी लगाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, चौंक जाएंगे। विजिलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, रात रात भर नींद नहीं आएगी उस डर में कि कहीं वापस मेरे साथ वो ना हो जाए, और वो उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, ये सब चीजें होती है। हाइपर अराउजल हो गया। देन वी हैव नेगेटिव इमोशंस, खुद को ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेमिंग। ऐसे केसेस में आप देखेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या सेक्सुअल वायलेंस का केस हो, किडनैपिंग या कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है, स्पेशली इन दीज केसेस, यहाँ पे आप देखते हैं कि सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज्यादा होती है। विक्टिम दुनिया तो ब्लेम करती ही करती है, बट इंसान भी खुद को ब्लेम करने लगता है कि भाई अगर शायद मैं उस दिन यहाँ नहीं जाती, मेरे साथ मैं यहाँ ऐसा नहीं करा होता, तो शायद मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, ये नहीं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आ जाती है, तो सेल्फ ब्लेमिंग और गिल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, और इंसान क्या हो जाता है, इमोशनली नम हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि आई एम वीक, नो वन कैन बी ट्रस्टेड, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये दुनिया बहुत अनसेफ है। तो ये सब चीजें उसे लगने लगती है। मोर कॉमन इन विमेन, औरतों में ये ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, तो अगर ये ट्रॉमा के 1 महीने बाद अगर ये सब चीजें हो रही हैं, देन विल डायग्नोसिस एज पीटीएसडी। और मोस्टली इसमें कई बार क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं ना वो डिले ही होते हैं, आ, होते ही नहीं आते हैं, थोड़ा सा गैप रहता है। देन अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये थोड़ा सा माइल्डर वर्जन है आपका किसका किसका पीटीएसडी का। तो अर्ली ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज 3 days to 1 month आफ्टर द ट्रॉमा। और इसमें भी क्या होता है, अब ये है कि ये सिम्टम्स अगर बियॉन्ड 1 month चले जाएं, तो फिर उसको आप पीटीएसडी में डायग्नोस कर देते हैं, अदरवाइज अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसमें भी वही चीजें होती हैं कि फ्लैशबैक्स आना, और ये इमोशनल नमनेस का फील होना, डिसोसिएशन रहना, कि रियलिटी से खुद से डिटैच्ड हो जाते हैं, हाइपर अराउजल। तो वो सब चीजें है, वही सब चीजें की टेम्परेरी है ये डिसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एनेस्थेटिक होना, कि सब कुछ नम हो रखा है, इमोशनली आप नम हो रखे हैं। तो ये सब चीजें टेम्परेरी है, कि आप ट्रॉमा के जस्ट बाद ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर वो 1 महीने तक हो रहा है तो अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, 1 महीने के बाद अगर चला जाए तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अब यहाँ पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, बट जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, किसी का डाइवोर्स हो सकता है, जॉब का लॉस हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। तो जीवन में अब कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ चेंजेस आ गए हैं। और यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं,
ये मैल अडेप्टिव कोपिंग के बारे में कि अब कोप अप तो करना है आपको उससे, पर वो जो कोपिंग है वो मैल अडेप्टिव हो रही है। ठीक है, तो वो एक्सट्रीम एंजाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, विड्रॉल, विड्रॉल सिम्टम्स दिखेंगे, अग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें होती है। तो कब शुरू होता है ये? 3 months ऑफ दी स्ट्रेसर, कोई इवेंट होने के 3 महीने में ये चीज शुरू होती है। देन रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, ये बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड नेग्लेक्ट। अगर बच्चे को बचपन में नेग्लेक्ट किया गया है, या जो केयर गिवर है वो कभी एक नहीं रहा, वो सब चीजें हैं। इमोशनल डेप्रीविएशन था कि इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं किया, कि बच्चे को वो सिक्योर अटैचमेंट नहीं दिया गया, जो हमने पढ़ा है ना सिक्योर अटैचमेंट। तो बच्चे को वो सिक्योर अटैचमेंट अगर नहीं मिला है बचपन में, वो कंफर्ट नहीं मिला है, वो कंसिस्टेंसी नहीं मिली है, तो फिर बच्चे को लगने लगता है कि लोग क्या है, रिलायबल नहीं है, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते हो, आप सेफ नहीं हो, तो वो इमोशनली विड्रॉन हो जाते हैं, कंफर्ट नहीं सीख करना चाहते हैं, पॉजिटिव इमोशंस नहीं शो करते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें कि ये शुरुआत तो बचपन में होती है, बट लॉन्ग टर्म में फिर क्या होता है, वो इमोशनल डिसरेगुलेशन होना, वो रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाएंगे, दोस्त नहीं बना पाएंगे, अपने कोई से पार्टनर नहीं बना पाएंगे, और फिर आगे जाके साइकोपैथोलॉजी के भी थोड़े बहुत चांसेस इसमें हो जाते हैं। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, अगेन इसका ओरिजिन भी नेग्लेक्ट और डेवलपमेंटल विंडोज अगर प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं हो तो उसी की वजह से होता है, कि अर्ली चाइल्डहुड नेग्लेक्ट है यहाँ पे भी। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा अजीब बिहेवियर दिखाता है, कि अब क्योंकि उसको बचपन में ये सब चीजें नहीं मिली होती है, तो फिर यहाँ पर वो ओवरली फ्रेंडली होता है, क्योंकि घर में शायद उसको वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो दूसरों के साथ ओवरली फ्रेंडली रहेगा, सोशल बाउंड्रीज नहीं होगी। तो ऑपोजिट है, प्रॉब्लम वही है कि चाइल्डहुड में नेग्लेक्ट है, बट अब वो उसको कॉम्पनसेट दोनों अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक तो हो रहा है जो विड्रॉ हो जा रहा है पूरा, और यहाँ पे वो एक्सट्रीमली क्लिंगी बिहेवियर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसको लगता है क्योंकि बचपन में वो चीज नहीं मिली, तो फिर वो बाद में वो चीज सीख करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ तक आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिजोफ्रेनिया के ऊपर। नाउ सिजोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ग्रुप है आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स का, जिसमें थॉट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, थॉट्स प्रॉपर नहीं रहती है, ना आपके इमोशंस, ना आपके परसेप्शन, ना आपके बिहेवियर, सब कुछ क्या होने लगता है, उलट पुलट होने लगता है। तो रियलिटी के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है बेसिकली सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो इसको आप सिंपली किसी को ऐसे बोलना कि ओ द पर्सन इज मैड, और ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट रियलिटी के साथ कनेक्शन खत्म है सिजोफ्रेनिया में। 1% भी इंसान रियलिटी के साथ रह ही नहीं पाता है, वो अपने मेंटल प्रोसेसेस को ना तो इंटीग्रेट कर पाता है, ना रियलिटी से जोड़ पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल हर चीज यहाँ पे खराब हो जाती है। कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि अच्छा मैं मुझे इस तरह का कुछ हो भी रहा है क्या, जैसे हेल्यूसिनेशंस और ये सब चीजें होती हैं, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन है, तो नहीं पता चलता इंसान को वो। कई बार आपने सिर्फ मूवीज या कुछ देखी होंगी, देयर वाज दिस शो स्पेसिफिकली इसी के ऊपर है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, बट वो पूरा शो वो लोग दिखाते हैं कि देयर वाज दिस राइटर, कोरियन शो है कि एक राइटर है, और वो एक बच्चे से मिलता है, और फिर वो उससे बात बात करता है, उसकी स्टोरी को समझता है। फिर वो बच्चे के साथ में क्या है, दिखाते हैं कि वो उसके साथ वो हो रहा है, वॉयलेंट बिहेव किया जा रहा है, घर वाले उसको अब्यूज करते हैं, और ये सब चीजें हैं। तो आपको लगेगा कि बहुत नॉर्मल अच्छी खासी स्टोरी चल रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको ये हेल्यूसिनेशन हो रही है। लास्ट में जाते जाते फिर वो दिखाते हैं चीजें कि द पर्सन वाज हेल्यूसिनेटिंग, वो उसके अपने अपने पास्ट को वो उस बच्चे में देख रहा था, और वो हेल्यूसिनेट कर रहा था। तभी देखा जाता है कि जो आपके पॉजिटिव सिम्टम्स है ना, ये डिल्यूशन हेल्यूसिनेशन, ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर होते हैं, नहीं नॉट गुड, बट हाँ ठीक होने में ये थोड़े से पॉजिटिव सिम्टम्स थोड़े से बेटर है आपके नेगेटिव सिम्टम्स से, और इनसे तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, डिल्यूशंस, हेल्यूसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कैटेटोनिक सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्यूसिनेशन से, डिल्यूशन से तो वो बिलीफ सिस्टम ऐड हो रही है आपके, और हेल्यूसिनेशंस में एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो रहा है, नेगेटिव सिम्टम्स में चीजें रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो कुछ ना कुछ निकल रहा है। सबसे पहले थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर्स, यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन है आपके आइडियाज का,
कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं कह सकते आप इसको, बस द प्रॉब्लम इज कि आपके जो आइडियाज को कनेक्शन है ना, जो आप आइडियाज कनेक्ट किया करते थे उसमें अब डिसऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। ऑटिस्टिक थिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा डिटैच हो चुके हो रियलिटी से, फैंटेसीज क्रिएट करना, पर्सनल लॉजिक लगाना, ये सब चीजें। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग तो हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने इंटेलिजेंस में भी थिंकिंग में पढ़ा है कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, तो वो जो सपनों की दुनिया में रहना, वो। देन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, कि कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं, आप शब्दों के बीच में कनेक्शंस नहीं है, सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन नहीं है, स्पीच फ्रेगमेंट हो जाती है कि कोई भी कहीं पे कुछ भी वर्ड आ रहा है वो सेंटेंस भी नहीं बन रहा है प्रॉपर। अब इसी में ये डिरेलमेंट, इनकोहेरेंस, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आती है। तो डिरेलमेंट भी क्या है, सडन शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। अभी सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करती करती मैं बोलूँ कि कल तो मुझे शॉपिंग जाना है, फिर मैं बोलूँ कि मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, फिर मैं कुछ बोलूँ ऐसे, कुछ भी मतलब कोई ना कनेक्शन नहीं है। आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेजेस आर बिग, बिग बिल्डिंग फॉल, अर्थक्वेक आर कमिंग, ऐसे कुछ कुछ भी बना दो, ठीक है। तो ये होता है डिरेलमेंट, कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाना। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस में मतलब कंप्लीटली मीनिंगलेस चीजें हो जाती है, कि सिंटेक्स नहीं रहता है, ग्रामर नहीं रहती है। तो नाम देखो सबके, दे आर ऑल कनेक्टेड, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे टर्म्स है। तो ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में ही चीजें आती हैं। डिसऑर्गेनाइज स्पीच भी यही है, ये पूरे इन पैटर्न को ही डिसऑर्गेनाइज स्पीच कहते हैं। आप ये सब चीजें ना, ये एक साथ ही यही कहलाती है। थॉट ब्लॉकिंग, सडनली ब्लैंक हो जाना, कुछ बोल रहे हैं और फिर आगे पता नहीं क्या बोलना है, कि माइंड क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी थॉट नहीं आ रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, हम कुछ सोच ही नहीं पा रहा है इंसान। देन नियोलॉजिज्म, नियोलॉजिज्म का मतलब है नए शब्द क्रिएट करना, और सुनने में नहीं लगेंगे वो कि ये कोई नया शब्द है, कि आप खुद ही गूगल हो सकता है कर ले कि अरे भाई ये क्या शानदार शब्द बोल दिया इसने, इसका क्या मतलब होता है, ऐसा। बट दे यूज सच वर्ड्स, खुद से बनाते हैं और बोलते हैं, क्रिएटिंग न्यू मीनिंगलेस वर्ड्स, ठीक है। फिर है डिल्यूजन्स, डिल्यूजन्स आपका डिसऑर्डर ऑफ थॉट है, यहाँ पे फॉल्स बिलीव्स होते हैं, फॉल्स फिक्स्ड बिलीव्स, कि हाँ मेरे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बट है। तो फॉल्स बिलीव्स जो होते हैं, that are not based on reality at all, they are called delusions। तो क्या है एरोटोमैनिक, एरोटोमैनिक का मतलब है कि कोई हायर स्टेटस का इंसान मेरे साथ प्यार में है, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट द पर्सन इज इन लव विद मी। ग्रैंड्योर, कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान हूँ या मैं कोई मूवी स्टार हूँ, तो आई एम समवन पावरफुल और फेमस, कि आई एम सुपरमैन और आई एम स्पाइडरमैन, और ऐसे कुछ भी सोचना कि मैं ये हूँ। गिल्ट, ऐसे ये बिलीव करना कि मैंने कोई अनफॉरगिवेबल सिन कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर रखा है, ठीक है। जेलेसी, ये सोचना कि मेरा पार्टनर अनफेथफुल है, मुझे चीट कर रहा है। पैसिविटी, ये कि अपने, कि मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो फीलिंग्स है ना, उसको कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, कि तुम बैठ के ये कंट्रोल करो कि मैं क्या फील करूंगी, मैं क्या सोचूंगी। परसिक्यूशन, कोई मुझे हैरेस कर रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही है, ये सब चीजें, कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। पोवर्टी, में बहुत गरीब हूँ, इवन इफ उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, सब हो रहा है, पर उसमें एसी में बैठ के भी सोचेंगे मैं बहुत गरीब हूँ। रेफरेंस, ये देखना कि लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, कि हर कोई मीडिया में कोई बात कर रहा है तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, टीवी पे कोई बात हो रही है मेरे बारे में बात हो रही है, दो लोग बात कर रहे हैं तो वो भी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सोमैटिक, मेरे को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। थॉट कंट्रोल, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरे दिमाग में थॉट्स डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे होती है स्पीच प्रॉब्लम्स, कंप्लीट म्यूटिज्म, एकदम चुप हो जाना, टोटल एब्सेंस ऑफ स्पीच, कि कुछ भी नहीं बोलते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, कैटाटोनिया, और उनसे लिंक किया जाता है इसको। पोवर्टी ऑफ स्पीच, लिमिटेड वर्बल आउटपुट, बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत लिमिटेड बोल रहे हैं। एम्प्टी रिस्पॉन्सेज है, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पोवर्टी ऑफ आइडिएशन, स्पीच है बट कोई मीनिंगफुल कंटेंट नहीं है, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं पर कोई कुछ मीनिंगफुल नहीं बोल रहे हैं। इकोलालियम,
इकोलालिया का मतलब होता है जो स्पीच का कंट्रोल खत्म हो जाना, जो सामने वाला जो बोलता है ना उसी को रिपीट करना, मिमिकिंग एग्जैक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस जो सामने वाला बोल रहा है वही दोहराना, जो आप मस्ती मस्ती में करते हैं, बट इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सिजोफ्रेनिया, इकोलालिया। पर्सिवरेशन, वही परसिस्टेंस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज, कि बार बार कुछ सोच रहे हैं तो उसी को बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। यहाँ पे कॉपी, इकोलालिया में कॉपी करके बोलना है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सामने वाला बोलेगा। परसिवरेशन में खुद का ही कोई फ्रेज है, खुद का आइडिया, वो बार बार बोलते जा रहे हैं। देन कैटाटोनिया में क्या होता है, यहाँ पे मोटर मूवमेंट्स के साथ में दिक्कत होती है, मोटर प्रॉब्लम से। एजिटेशन, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, मस्कुलर वीकनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, बट स्टिल वो करते हैं। तो एजिटेशन का मतलब होता है पर्पसलेस बिहेवियर, पर्पसली, बिना कोई सी पर्पस के मूवमेंट, बेसिकली बिहेवियर नहीं, मूवमेंट, बिना किसी उसके घूमे जा रहे हैं जोर जोर से ना, ऐसे इधर उधर से उधर, इधर उधर घूम रहे घूम रहे घूम रहे। कैटाप्लेक्सी, इम्पोज्ड पोस्चर्स, कुछ तो पोस्चर्स बना के रखना अजीब अजीब से। इकोप्राक्सिया, दूसरों के मूवमेंट्स को कॉपी करना। इकोलालिया, यहाँ पे भी आता है इकोलालिया, दूसरों के वर्ड्स को कॉपी करना। एग्जैजुरेटेड कंप्लायंस, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, एक्सेसिव कोऑपरेशन और वो सब चीजें दिखाना सामने वाले की रिक्वेस्ट का है, कमांड का। ग्रिमेसिंग, बिजार फेशियल एक्सप्रेशंस, बिजार फेशियल एक्सप्रेशंस, अजीब से फेशियल एक्सप्रेशंस बना के रखेंगे। मैनरिज्म, नॉर्मल एक्शंस को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देना, क्या है वो, वॉक करना हो, रनिंग करना, कुछ भी उसको एग्जैजरेट कर देना। म्यूटिज्म, एकदम चुप हो जाना। पोस्चरिंग, अब नॉर्मल पोस्चर्स बना के रखना। इनका अगर एक्सप्लेनेशन भी इतना जरूरी नहीं है, बस सिम्टम्स याद रख लेना कि ये कैटाटोनिया के सिम्टम्स है, ये स्पीच के प्रॉब्लम्स है, ये नेगेटिव सिम्टम्स है। नेगेटिव सिम्टम्स, इनके थोड़े से आपको मीनिंग याद रखने हैं। फ्लैट अफेक्ट का मतलब है नो इमोशनल रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, एकदम हंसना नहीं, रोना नहीं, शॉक नहीं होना, कुछ भी इमोशंस नहीं है। ब्लंटेड अफेक्ट, जो इमोशंस है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इमोशंस है बट कम है, तो रिड्यूस्ड इमोशंस। एवॉयलेशन, डिफिकल्टी ऑफ इनिशिएटिंग एनी टास्क, कोई टास्क शुरू कर पाना है, उसको कंप्लीट कर पाने में दिक्कत होती है। एनेडोनिया, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, अच्छा फील नहीं कर पाते हैं। एनेडोनिया, एनेडोनिया हो गया, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। ए सोशलिटी, सोशली विड्रॉल हो जाना, कोई इंटरेस्ट नहीं है रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में, दोस्ती में और इन सब में। एलोगिया, पोवर्टी ऑफ स्पीच, तो एलोगिया को पोवर्टी ऑफ स्पीच कहते हैं। ए सोशलिटी, सोशल विड्रॉल है। एनेडोनिया, लैक ऑफ फीलिंग प्लेजर, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर। ए वायलेशन, काम शुरू नहीं कर पाते हैं और उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। ब्लंटेड इफेक्ट, वेरी लेस इमोशन। फ्लैट इफेक्ट, नो इमोशन। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन है आपके फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस, विच मीन्स कोई भी सेंसेशन नहीं है उसके बाद भी परसेप्शन हो रही है, कोई नहीं है फिर भी लगना कि कोई है, तो नो सेंसेशन। एक्स्ट्रा फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ये सब इसी को कहते हैं आप। और क्या कहते हैं इसको, सेंसेशन नहीं, परसेप्शन विदाउट एनी सेंसेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, कोई आवाज नहीं है फिर भी लगता है कि कोई आवाज आ रही है, कोई मुझे पुकार रही है, कोई मुझसे बात कर रही है। टेक्टाइल टच रिलेटेड हेल्यूसिनेशंस, ये मुझे कोई टच कर रहा है, मेरी स्किन पे कुछ है। विजुअल हेल्यूसिनेशंस, लोगों का, शेडोज का, लाइट्स का, कलर्स का, इन सब का नजर आना जबकि वो नहीं है वहां पे। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, टेस्ट आना, कि मुंह में टेस्ट आ रहा है जब कुछ खाया ही नहीं है तो भी टेस्ट आ रहा है। ऑल फैक्ट्री, स्मेल रिलेटेड, किसी प्रकार की स्मेल आना जो उस एनवायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है। सिजोफ्रेनिया हो गया अपना कंप्लीट। नाउ विल मूव ऑन टू मूड डिसऑर्डर्स। अब मूड डिसऑर्डर्स में आपके पास मूड इज डिप्रेशन और बाइपोलर, ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे, कि या तो डिप्रेसिव सिम्टम्स है या तो मेनिया है। तो डिप्रेशन इज समथिंग जहाँ पे क्या है, आप बहुत दुखी हैं और परेशान हैं, सैड है, नींद नहीं आ रही है, सेल्फ एस्टीम का बहुत रिड्यूस हो चुका है, डिप्रेशन में यही है। अब मेनिया में क्या होता है,
मेनिया इज नॉट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस, यार इंसान बहुत खुश है, खुश होने में तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे सीवियरली डिसरेगुलेटेड मूड एनर्जी होती है, मतलब एक्सेसिव आप कहें तो एलिवेटेड मूड या इरिटेबल मूड रहता है। सेल्फ एस्टीम एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे जाके बढ़ जाएगा, ग्रैंडियोसिटी वो बढ़ जाएगी। सोना बिल्कुल नहीं है, एकदम नींद नहीं आएगी, एकदम जागेंगे। स्पीच और ये जो थॉट्स ये बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने लगेंगे। इम्पेयर, और यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ अपने को नुकसान करते हैं खुद को, ये फाइनेंशियली करें, हेल्थ फिजिकली करें, तो ये सोच लेना कि अरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो जाएंगे और शॉपिंग की शॉपिंग, 2-2 3-3 लाख की शॉपिंग, जितना पैसा है नहीं उससे ज्यादा उड़ा के आ जाएंगे। कहीं से कूद जाएंगे, कर जाएंगे, फिर इनको लगता है कि मुझे तो कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता है, कुछ कुछ खराब हो ही नहीं सकता है। तो वो चीज है कि ब्रेन का जो मैकेनिज्म है ना वो एकदम इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो रियलिटी से एकदम डिटैच हो जाते हैं। तो बाइपोलर ज्यादा खराब है डिप्रेशन से। अब बाइपोलर वन, अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आपके पास बाइपोलर वन, बाइपोलर टू और क्लाइकोथाइमिक डिसऑर्डर आता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आपके पास डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव, परसिस्टेंट डिप्रेसिव और प्री मेंस्ट्रुअल डायसोफोरिक डिसऑर्डर्स आते हैं। एक एक करके देख लेते हैं अपन। बाइपोलर में क्या होता है, बाइपोलर में एक मैनिक एपिसोड रहता है और एक डिप्रेसिव एपिसोड रहता है। एक मेनिया रहेगा और एक डिप्रेशन वाला एपिसोड रहेगा, मतलब एक तो ये यूफोरिया वाला फेज और एक सैड वाला फेज रहेगा। बाइपोलर टू में क्या रहेगा, एक हाइपोमैनिक मेनिया से थोड़ा सा रिड्यूस्ड वर्जन, एंड वन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बट कोई मेनिया फुल मेनिया नहीं आता है, ये याद रखना है हमें। बाइपोलर वन में मेनिया होता है तभी वो बाइपोलर वन कहलाएगा और डिप्रेशन है ही। बाइपोलर टू के अंदर हाइपोमेनिया है और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, फुल मेनिया नहीं है। ग्लाइकोथाइमिक डिसऑर्डर में ये हाइज एंड लोज हैं मेनिया के और डिप्रेशन के, बट दे आर परसिस्टेंट फॉर 2 years, माइल्ड है, कम है इंटेंसिटी में, लेकिन लगातार 2 साल से है और कोई 2 महीने का गैप बीच में आया नहीं है, तो वो हो जाता है क्लाइकोथाइमिक डिसऑर्डर। देन वी हैव आपके मूड डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में। अब डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन में तो क्या होता है, ये इंडिविजुअल क्या है, ये बचपन में होता है, फॉर द एज, इसका ऑनसेट आपको 10 साल से पहले देखने को मिलेगा और इसको डायग्नोस 6 से 17 साल की उम्र तक किया जा सकता है। तो सीवियर टेम्पर टेंट्रम्स दिखाना, हमेशा इरिटेट रहना, गुस्से में रहना, तो बच्चे बेसिकली इस तरह के होते हैं जो, तो वहां पे अगर वो डायग्नोस किया जा सकता है। ये नहीं कि कोई बच्चा टेंट्रम्स दिखा रहा है तो फिर आप बोल दोगे इसको तो ये है, बट अगेन वो टेस्ट करके ही पता चले। बट ये कहाँ पे होता है, ये आपका बचपन है, बच्चों के लिए है ये। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन के टेम्पर टेंट्रम्स बहुत दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट रहते हैं, एकदम चिलम चिली करना, और थोड़ा सा ना नहीं सुनेंगे कि ना कैसे कर दिया आपने, वो वाली चीज होती है। फिर है आपके पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लो मूड रहना, एनेडोनिया, बहुत थकान सा फील रहना है, और सैडनेस है कि बहुत ज्यादा परेशान है, थकान है, गिल्ट है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे होंगे, खुद को लेके, वर्ल्ड को लेके नेगेटिव बिलीफ है, खुद को आप नेगेटिवली देखते हैं, दुनिया को, फ्यूचर को, कॉग्निटिव स्लोइंग हो जाती है, लर्न हेल्पलेसनेस यहाँ पे आती है, रिवॉर्ड सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, तो ये सब चीजें। देन परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, विच मीन्स यही क्रॉनिक डिप्रेशन अगर कब तक रहे, 2 साल तक रहे अडल्ट में, एंड दे वर नेवर एब्सेंट फॉर मोर देन 2 months। जैसे यहाँ पे क्लाइकोथाइमिक था ना, वैसे ही यहाँ पर ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डायस्थीमिया है। वही चीज है कि ये दुखी है आप, परेशान है, डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, और कब तक, 2 साल के लिए माइल्ड उसमें है, और कभी भी 2 महीने से ज्यादा ही एब्सेंट रहा नहीं है, तो उसको आप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहेंगे। प्री मेंस्ट्रुअल डाइसोफोरिक डिसऑर्डर, ये कब होता है, आपके पीरियड्स के पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो एंजाइटी या डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, उससे आप इसको डायग्नोस करते हैं। और कब तक, अगर 1 साल से ज्यादा ये चीज हो रही है तो इसको डायग्नोस किया जा सकता है। और इतना
हॉर्मोन्स में चेंज होने की वजह से थोड़ा बहुत होना इज नॉर्मल, बट वो अगर आपकी डेली फंक्शनिंग को ही इम्पेयर करने लगे तब वो प्रॉब्लम है। चलिए, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब ईटिंग डिसऑर्डर्स में सबसे पहले क्या है आपके पास? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? वेट गेन करने का बहुत डर है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है, बॉडी इमेज बहुत ज्यादा खराब है खुद को लेके, और यहाँ पे बॉडी इमेज, बॉडी वेट के साथ में बहुत ज्यादा वो है कि वेट नहीं गेन होना चाहिए, कि मेरा वर्थ, मेरी सेफ्टी कहाँ है? मेरे थिननेस में है, कि मैं पतली हूँ तब तक ठीक है। तो यहाँ पर या तो बिंज ईटिंग हो सकती है, पर्जिंग टाइप हो सकते हैं। बिंज ईटिंग, मतलब सॉरी, रेस्ट्रिक्टिंग टाइप और बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप। मतलब या तो खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे, या फिर बहुत सारा खाएंगे फिर वॉमिट करेंगे। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एनोरेक्सिया में आप थिननेस के साथ में है, कि एकदम पतला रहना है। बुलीमिया नर्वोसा, रुक नहीं पाते हैं, रिकरेंट बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वॉमिटिंग। यहाँ पे ये नहीं है कि इनको पतला रहना है या ऐसा रहना है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खाने को, कि खाना है, मैं आई कैन नॉट स्टॉप ईटिंग। खाएंगे, बहुत सारा खाएंगे, क्योंकि खाना वो रुक ही नहीं पा रहा है, कि बस छोड़ दें क्या? वो कंट्रोल नहीं है, लैक ऑफ कंट्रोल है। अब वो क्या होता है, इतना खाते हैं तो वो गिल्ट होता है, अब वो गिल्ट होता है तो फिर वो शेम होती है, फिर आपको क्या करना है, उसको अंडू करना है, फिर वो वॉमिट करेंगे, पर्ज आउट करेंगे उन चीजों को। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जब भी परेशान है, डिस्ट्रेस में है, गिल्ट में है, तो क्या करते हैं? रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग, बहुत सारा खाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन शॉर्ट टाइम। फिर इसमें ओबेसिटी और ये सब चीजें होती है। देन अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर्स, कुछ चीजें खाते हैं, कुछ चीजें नहीं खाते हैं। कोई चीज दिखने में अच्छी लग रही है, टेक्सचर में अच्छी है, खुशबू में अच्छी है, खाएंगे नहीं खाएंगे, और फिर ऐसा लगता है कि अरे जो चीज अच्छी नहीं लगती ना, फिर ऐसा लगता है कि वो चोकिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब चीजें। पीका, बच्चे बेसिकली, बच्चे ज्यादा करते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। बड़े भी करते हैं, बड़े तो ज्यादा करने करते हैं। बच्चे को तो जो भी सिखा दो आप, वो वाली चीज है। पीका यानी कि ये नॉन न्यूट्रिटिव चीजें खाना, डर्ट, पेपर, चौक, ये सब चीजें खाना। तो नॉन न्यूट्रिटिव, नॉन फूड सब्सटेंसेस खाना। रिमिनिएशन डिसऑर्डर, रिमिनिएशन में क्या होता है? रिपीटेडली वो जो खाना है ना, उसको रीच्यू करेंगे, रीस्वेलो करेंगे, स्पिट कर देंगे, ये सब चीजें करना। तो कोई मेडिकल इलनेस नहीं है, बट ये ऑटोमेटिक हैबिचुअल चीजें हो चुकी हैं बच्चों में और अडल्ट्स में, सब में देखने को मिलती है, कि उस खाने को चबाते जाते हैं, चबाते जाते हैं, च्यू करते हैं, फिर उसको री स्वेलो करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे, ऐसी चीजें करना। देन सोमैटिक डिसऑर्डर्स। सोमैटिक में सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इसमें आपके पास सोमैटिक सिम्टम, इलनेस, एंजाइटी, कन्वर्जन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग मेडिकल कंडीशन, फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स, ये आते हैं। सोमैटिक सिम्टम में क्या है? there are excessive thoughts and feelings and behaviors। मतलब हर बार कोई भी फिजिकल सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाना, कि हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी रहना, कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ऐसा हेडेक हो रहा है, तो भी गूगल करेंगे क्या माइग्रेन तो नहीं हो गया है, पेट में दर्द है तो क्या हो सकता है, कुछ पेट में कुछ स्टोन तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, एक्सेसिवली अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहना। फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर देखो मेरे को ये हो रहा है, आप चेक करो, मेरे को कोई ना कोई फिजिकल बीमारी है ही है, आप सही नहीं कर रहे हो। वो टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, तो वो बोलेंगे नहीं आपका टेस्ट गलत है, आप मुझे कोई दवाई दो। ये वाली चीज होती है सोमैटिक सिम्टम में, कि कोई आपके मेडिकल बेसिस नहीं है सिम्टम्स का, बट स्टिल आप साइकोलॉजिकली उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इलनेस एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी में क्या होता है? सीरियस कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल कोई फिजिकल इलनेस ये एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, कि सपोज क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? पेन पे फोकस है, यहाँ पे पेन पे फोकस है सोमैटिक में, यहाँ पे डिजीज पे फोकस है। आई फील सिक, आई माइट बी सिक, ये वाली चीज है। क्या वही हेल्थ के फियर से, और क्या रहता है कि बस डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वो सब चीजें। यहाँ पे वो बिलीफ सिस्टम है थोड़ा सा प्रोमिनेंट, सिम्टम्स होते हैं, आपको दिखते हैं सिम्टम्स, फिर आपको लगता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो भी ऐसा लगता रहेगा कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं।
कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस हो जाना, सिजर्स आना, कोई न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी आपके फिजिकल मतलब सिम्टम्स नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, मेडिकल फाइंडिंग में कुछ नहीं आ रहा है, बट स्टिल क्या हो रहा है, किसी को कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है ना वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया है। जो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं वो चीजें एक्सप्रेस करना चाहती है जो माइंड आपका एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये आपके अनकॉन्शियस की वजह से और इन सब चीजों की वजह से होता है। किसी सामने ने ऐसे कोई एक्सीडेंट देखा, कोई ऐसा इंसिडेंट देखा और वहां पे कुछ नहीं कर कर पाया, तो वो पैरालाइज हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा उसको, तो वो पैरालिसिस। तो कुछ फिर साइकोलॉजिकल कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से फिजिकली अफेक्ट हो गया। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि एक जेन्युइन मेडिकल इलनेस है लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसको खराब कर देते हैं, सोच सोच के आप ज्यादा कर लेते हैं। अस्थमा है किसी को, बट वो स्ट्रेस जो लेते हैं ना उसकी वजह से अस्थमा और ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके डिप्रेशन है किसी को, डिप्रेशन डायबिटीज के मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे, इस तरह से ये वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना वो उसको बढ़ा रहे हैं उस फिजिकल प्रॉब्लम को। फैक्टिशियस डिसऑर्डर, इंटेंशनली जानबूझ के अपने आप को बीमार दिखाने की कोशिश करना लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर। चलिए, देन वी हैव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए एक बात याद रखना, कभी भी इनका डायग्नोसिस हम बचपन में नहीं करते हैं, हमेशा अडल्टहुड में ही किया जाएगा। क्या रहते हैं, या कहते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या है, थोड़े से एंड्योरिंग और इनफ्लेक्सिबल पैटर्न ऑफ थिंकिंग है। पर्सनालिटी सबकी होती है, बट जब वो पर्सनालिटी आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ में, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करे, देन इट इज अ डिसऑर्डर। तो आपके पास 3 क्लस्टर्स बने हुए हैं यहाँ पे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। डीएसएम का ही क्राइटेरिया है ये क्लस्टर्स का। तो आपका जो क्लस्टर ए है उसमें आती है ऑड ई सेंट्रिक बिहेवियर। इसेंट्रिक बिहेवियर तो सोशली डिस्टेंट होना, सस्पिशियस होना, अनयूजुअल तरीके से बिहेव करना, साइकोटिक लाइक ट्रेट्स जब ये शो करते हैं वो क्लस्टर ए में आते हैं। क्या क्या आता है यहाँ पे, आपके पास पैरानॉइड, सिजॉइड और सिजो टाइपल, ये आते हैं। चलो पहले एक बार देख लेते हैं फिर अपन इसमें जाएंगे। तो पैरानॉइड में क्या होता है, आप सस्पिशियस रहते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि भाई दूसरों पे किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, कोई समय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिसेप्टिव है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है, और खुद को ब्लेमलेस देखा जाता है। लेकिन कि हम तो, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो क्या है, हम तो बहुत सच्चे इंसान हैं, और तो हम क्या करते हैं, खुद को तो ब्लेमलेस देखते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया है, और दूसरों पे क्या करते रहते हैं कि हाँ भाई तुमने तो कुछ तो किया है, वो वाली चीज है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो कॉन्स्टेंटली लोगों को कॉन्स्टेंट विजिलेंस रहता है यहाँ पे, हाइपर सेंसिटिविटी रहती है क्रिटिसिज्म को लेके। कोई किसी का न्यूट्रल एक्ट भी होगा ना तो उसको भी हॉस्टाइल ही देखा जाएगा, वो चीजें। फिर है सिजॉइड। सिजॉइड में आपके पास इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप है, इनको दूसरों से रिलेशनशिप फॉर्म करना पसंद ही नहीं है। दे डू नॉट लाइक टू फॉर्म अटैचमेंट्स। तो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। दिस लैक ऑफ डिजायर नॉट फियर, यहाँ पे ना ये चीज आप यहाँ पे पढ़ते हैं अवॉइडेंट में भी। अवॉइडेंट में भी आपके सोशल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं और आप दूर रहना पसंद करते हैं लोगों से। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे डर लगता है नेगेटिव इवैल्यूएशन का और इन सब चीजों का, यहाँ पर है कि हमें पसंद ही नहीं है, दूर रहो, वो वाली चीज। इमोशनल फ्लैटनेस, सिजोटाइपल, ई सेंट्रिक बिहेवियर, और कई बार हेल्यूसिनेशंस और वो सब चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मैजिकल थिंकिंग है, अनयूजुअल स्पीच पैटर्न्स हैं, और रेफरेंसेस आइडियाज हैं, और ये सब चीजें। तो डिल्यूजन्स वगैरह थोड़े बहुत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हमारा क्लस्टर बी है। क्लस्टर बी जो है वो थोड़ा सा ड्रामेटिक वाला है, कि यहाँ पे ड्रामा बहुत सारा होगा, इरेटिक पर्सनालिटी होगी, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पे अटेंशन सीकिंग बहुत ज्यादा है। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक में क्या है, बहुत ज्यादा सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा बहुत करते हैं, ओवर कंसर्न विद अट्रैक्टिवनेस, कि छोटा सा भी कुछ होगा ना तो रो के या फिर टेम्पर ट्रीटमेंट्स दिखाना, और अटेंशन चाहिए इनको, पूरे टाइम इनको चाहिए कि लोग इन्हें अटेंड करें, इनकी सुने,
और ये सब चीजें ओवर कंसर्न रहता है फिजिकल अपीयरेंस के साथ में, बहुत अट्रैक्टिव दिखना है, करना है, अपने इमोशंस को बहुत रैपिडली शिफ्ट करते हैं ये। और इनको डर लगता है किस चीज से, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ये नहीं चाहते कि कोई इग्नोर करे, स्पीच भी बहुत ड्रामेटिक होगी और ये सब चीजें। नार्सिसिस्ट, ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी इज कि अपने आप को बस टॉप पे समझते हैं ये। एंड देयर इज कांस्टेंट नीड फॉर एडमायरेशन, एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती लोगों के लिए, कुछ एम्पैथी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रिलेशनशिप में भी अगर ये होते हैं तो बहुत एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं, क्योंकि सामने वाले की तो इनको तो कदर ही नहीं है ना। क्या चाहते हैं कि सारी तारीफ मुझे मिले, सब कुछ मेरे लिए किया जाए, तो मुझे वो पोडियम के ऊपर रखा जाना चाहिए, ये इनका मानना रहता है कि सब इनसे नीचे हैं, ये सबसे ऊपर है। एंटी सोशल पर्सनालिटी, बिल्कुल मॉरल या एथिकल डेवलपमेंट नहीं है, दूसरों से बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं, उनके राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है, कोई गलत काम भी करेंगे, किसी को कोई हानि भी पहुंचाएंगे तो भी क्या है, वो वाली चीज नहीं है मन में कि भी मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है। डिसीटफुल होते हैं, धोखा देना और ये सब करना, तो ये इंश्योरेंस फ्रॉड कर देते हैं लोग, चोरियां करते हैं, ये सब यहीं पे। और ये बचपन में इसे आप कंडक्ट प्रॉब्लम कहते हैं, अगर ये चीज बचपन में शो हो रही है तो इसे कंडक्ट प्रॉब्लम कहेंगे। और फिर वो बाद में फिर आप इसको क्या कर देते हैं, बड़े होने पे इसको एंटी सोशल बोल देते हैं। बॉर्डर लाइन, यहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी इमोशनली अनस्टेबल, इनको हमेशा डर रहता है कि लोग इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, तो इस वजह से तो देयर इज दिस डिजायर फॉर क्लोजनेस और टेरर ऑफ रिजेक्शन। तो ये वाली चीज कि अगर तुमने मुझसे अभी आप सपोज अपने पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठाता है, तो एक आपके वो रहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, समवन माइट बी बिजी, और कोई आपके साथ 24 घंटे बात नहीं कर सकता है, 24 घंटे केवल आपको ही अटेंड नहीं कर सकता है, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड इट। बट यहाँ पे फिर वो वाली चीज हो जाती है कि अगर तुमने उनसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, ये कर लूंगा, तुम्हें अभी फोन अटेंड करना है, तुम्हें अभी आना है, तुम्हें ये करना है, ये वाली चीज होती है। वो सुसाइड की धमकी करेंगे नहीं, बट धमकियां पूरी देंगे ये, तो खुद को हार्म पहुंचाने का, सुसाइड करने का, ये सब चीजें। और रैपिड मूड शिफ्टिंग होगी, अभी आपसे हंसते हंसते बात कर रहे हैं और अचानक से एकदम गुस्से में हो जाएंगे और ये सब चीजें हो जाएंगी। बराबर फीमेल्स और मेल्स में बराबर देखने को मिलता है। क्लस्टर सी में एंशियस या फियरफुल पर्सनालिटी है, हमेशा परेशान रहते हैं। अवॉइडेंट पर्सनालिटी, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, वो सब चीजें ज्यादा रहती है। अवॉइडेंट में क्या होता है, देयर इज दिस फियर ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, उस वजह से लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं होते करते हैं। डिपेंडेंट पर्सनालिटी, क्लिंगी पर्सनालिटी है, दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एक्सेसिव नीड है कि लोग मेरा ध्यान रखें, तो वो होता है ना कि आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, हमेशा वो हेल्पलेस फील करना, कॉन्फिडेंस लो रहना, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं कर पाना, अकेले रहने में बहुत डिस्कम्फर्ट होगी, तो वो चाहिए। सबमिसिव पर्सनालिटी है, सबमिसिव कि मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे बताओ क्या करना है, यू डोमिनेट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ओसीपीडी, ऑब्सेसिव पर्सनल कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे प्री ऑक्यूपेशन रहती है ऑर्डर्स के साथ, रूल्स के साथ, छोटे छोटे डिटेल्स के साथ, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और इसमें और ओसीडी में क्या फर्क है, ओसीपीडी में और ओसीडी में फर्क ये है कि जो ओसीपीडी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये ईगो सिंटोनिक है, मतलब इनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं, कि अगर मुझे चीजें ऑर्डर में चाहिए, मुझे चाहिए कि सब कुछ सही हो, सेट हो, अच्छा हो, परफेक्शन हो, तो इनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं। हमने पढ़ा ओसीडी में कि वो ईगो डाइसोटोनिक होता है, विच मीन्स उनको पता है कि वो प्रॉब्लमैटिक है, वो डिस्ट्रेसिंग रहता है उनके लिए, यहाँ पे वो चीज़ डिस्ट्रेसिंग नहीं होती है, तो ये खुद भी ऐसा करते हैं और दूसरों को भी फिर वो चीज़ करने पे मजबूर करते हैं कि क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, तुमको भी करना पड़ेगा, तुमको भी ऐसे ही रहना है, ये वाली चीज़ है। तो आपको क्लस्टर ए में क्या क्या आएगा, पैरानॉइड, सिजॉइड, सिजोटाइपल, क्लस्टर बी में हिस्ट्रॉनिक, नार्सिसिस्ट, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, क्लस्टर सी में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। देन वी हैव पैराफिलियास, पैराफिलियास डिसऑर्डर आपके सेक्सुअली अराउजिंग डिसऑर्डर से, तो किसी से भी किसी भी एटिपिकल सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट से, एक्टिविटीज से, इंडिविजुअल से क्या होना, सेक्सुअली अराउज होना विदाउट एनी कंसेंट, और कंसेंशुअल अडल्ट पार्टनर्स यहाँ पे नहीं होते। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है वॉयरिज्म। तो वॉयरिज्म में क्या है, सेक्सुअल अराउजल होता है किसी को ऑब्जर्व करने से, नेकेड ऑब्जर्व करने से, या कोई इंटीमेट एक्ट में है उनको देखने से सेक्सुअली अराउज होता है, तो वो उसे कहते हैं वॉयरिज्म। एग्जिबिशनिज्म, बाय एक्सपोजिंग वंस जेनाइटल इन पब्लिक, फ्लैशिंग वगैरह करना। फ्रोटरिज्म, फ्रोटरिज्म में होता है कि
खुद को बेसिकली रब करना अगेंस्ट दी नॉन कंसेंटिंग एडल्ट बसेस में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और भीड़ भगड़ वाली जगह में ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो अनोनिमस फिजिकल कांटेक्ट। फेटिशिज्म, बॉडी पार्ट्स को लेके आप अराउज हो रहे हो, किसी के फीट को देख के या किसी के शूज को देख के, इन सब चीजों पे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऑब्जेक्ट को देख के सामने वाला क्या होता है, सेक्सुअली अराउज। पेडोफिलिया, बच्चों को देख के। नैक्रोफिलिया, डेड बॉडीज को देख के सेक्सुअली अराउज होना। सैडोमैसोचिज्म, पेन से, या किसी को इंसल्ट किया जा रहा है या पेन दिया जा रहा है उससे। तो इन्फ्लिक्टिंग, या तो पेन सामने वाले को देना या रिसीव करना। अब अगर ये चीज कंसेंशुअल है तो ये डिसऑर्डर नहीं है, बट इट इज, इफ इट इज नॉट, देन इट इज अ डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिज्म, यहाँ पे क्या होता है, आप क्रॉस ड्रेसिंग से अराउज हो रहे हैं। सपोज इफ मेल इज ड्रेस्ड एज अ फीमेल, तो फिर वो इंडिविजुअल है वो उस चीज से अराउज होता है। ये फिर अपने पास है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आपके क्या है, ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में जो डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ द एज की वजह से, ब्रेन की पैथोलॉजी की वजह से जो कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है वो कहलाता है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या चीजें आपकी, अब आपकी मेमोरी खराब होती है, अटेंशन, लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, परसेप्शन, ये सब चीजों में प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले एल्जाइमर। देखो ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता है, एक बार हो गया तो ऐसा नहीं कि बस होके खत्म, प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जाएगा। सेम पार्किंसंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर, और इसी में आगे जाके फिर ये क्या बन जाता है, ये आगे जाके डिमेंशिया का रूप ले लेता है। ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका एसिटाइल कोलाइन डिक्रीज हो रहा है, ग्लूटामेट कम हो रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या बनते हैं, बीटा एमिलॉइड बैंगलॉइड प्लैट्स, ये प्रोटीन के कुछ आपके टैंगल्स बन जाते हैं, और टाउ प्रोटीन टैंगल्स, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। बीटा एमिलॉइड प्लैक्स और टाउ प्रोटीन टैंगल्स, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये तो हमको पता है कि आपका एसिटाइल कोलाइन और ग्लूटामेट कम होता है, उसके साथ में प्रोटीन के कुछ टैंगल्स बन जाते हैं, उन्हीं का नाम है बैंगलॉइड्स और टाउ प्रोटीन टैंगल्स। तो एमिनेशिया और डिसओरिएंटेशन होना, लैंग्वेज इंपेयरमेंट हो जाना, ये सब चीजें। तो ये जो टैंगल्स जो बनते हैं ये न्यूरोनल डेथ लेके आते हैं, विच मीन्स आपकी न्यूरॉन्स खत्म होने लग जाती है। पार्किंसंस में हमको पता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी जब हो जाती है, इस वजह से सब्सटेंशियल डायग्राम में डोपामिन बन नहीं पा रहा है, इस वजह से वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे एल्फा स्नाइक्यूलिन और लुई बॉडीज, अगेन यहाँ पे भी वही चीज है कि आपका इसकी वजह से क्या होता है, फिर इसके जिससे ट्रेमर्स आते हैं, रिजिडिटी हो जाती है बॉडी के अंदर। ये सब आपके प्रोटीन से रिलेटेड चीजें हैं जिनमें प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे एप्रेक्सिया, एलेक्सिया, और ये आपके मोटर या नॉन मोटर सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एप्रेक्सिया, एक्लेक्सिया और मोटर सिम्टम्स? मोटर सिम्टम्स तो आपको पता है, पता है ना, ये तो अपन ने पढ़े हैं। एप्रेक्सिया क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू। एप्रेक्सिया होता है आपका, जो आपकी लर्न बेसिकली हैबिट्स हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाना, जो चीजें आती थी बट अब नहीं कर पा रहे हो परफॉर्म। इनएबिलिटी टू रीड, मोटर सिम्टम्स है, नॉन मोटर सिम्टम्स तो आपको पता ही कि मोटर मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाते, चल नहीं पाते हैं, और ये सब चीजें नहीं हो पाती। चलते चलते बहुत तेज चलने लगेंगे वो, क्योंकि वो अपन ने देखा है ना कि मोटर सिम्टम्स आते हैं फ्रंटल लोब से, वो रिफाइन होते हैं आपके बेसल गैंग्लिया में। अदरवाइज तो फिर कोई भी मूवमेंट कैसा भी होता रहेगा, अब वो रिफाइन वाली चीज जो होती है ना वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आपका सब्सटेंशियल नाइग्रा क्या हो गया, खत्म हो गया, इस वजह से। ठीक है। देन आपका हंटिंगटन्स,
ये अगेन प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, आपके HTT जीन की वजह से होता है, HTT जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है कोरिया। मैं जो मार्क कर रही हूँ ना वो थोड़ा सा आप याद रखना, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके फीचर्स में ये आपको याद रखना है, कोरिया क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जहाँ पे इनवॉलेंट्री इरेगुलर मूवमेंट्स है, जर्की मूवमेंट्स है, डांस लाइक मूवमेंट्स है। अब यहाँ पर क्या है, कॉर्कस कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, ये किस वजह से होता है, ये बॉडी में अगर थाइमाइन की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन B1 की, मोस्टली अल्कोहल की वजह से ये चीज होती है, थाइमाइन की अगर बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है उस वजह से ये डिसऑर्डर होता है। और ये थाइमाइन की डिफिशिएंसी क्यों आती है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से आती है, कि लोग क्या डिटेल धीरे धीरे भूलने लगते हैं, कल का याद नहीं है कल क्या हुआ था, फिर थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले का याद नहीं है, उनको रियलाइज भी नहीं होता है, वो खुद से स्टोरीज भी बनाते रहते हैं, करते रहते हैं और एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, बट उसकी वजह से होता है। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्फाब्यूलेशन, वही है स्टोरी मेकिंग और ये सब चीजें करना, अपने मन से चीजें बनाएंगे और ये सब, पता भी नहीं रहता है, खुद को नहीं पता चलता है कि हम स्टोरीज अपने मन से बना रहे हैं क्या। तो वो मेमोरी की जो डिस्टर्बेंसेस है, फिर वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड मेमोरी लेके आना। वर्निकेस एंड एनसेफेलोपैथी। और वही चीज जब ये एक्सट्रीम में हो जाए, वर्निकेस पता है अपने को क्या होता है, हाँ है ना, तो कॉन्फेबुलेशन, और जब ये चीज क्या हो जाती है, अब ये इरिवर्सिबल है, इसमें अब वो एक्सट्रीम चली जाएगी, अब यहाँ तक जब तक है तब तक उसको रिवर्स करना पॉसिबल है, बट एक बार अगर वो यहाँ तक पहुंच गई तो फिर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, और उसके बाद उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन, और ये कि अब नॉर्मल बॉडीली मूवमेंट्स भी थोड़े से अब नॉर्मल हो जाते हैं, आई मूवमेंट है, फिर वो कॉन्शियसनेस आपका खत्म हो जाता है, डिसोरिएंटेशन हो जाती है, अटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है कॉर्साकॉफ में। तो यहाँ पे थाइमाइन की डेफिशिएंसी की वजह से B1, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। तो यहाँ पे कौन सा आपको देखने को मिलेगा, एंटीरोगेट एमिनीशिया भी कई बार देखने को मिलता है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर योर डिसऑर्डर। आई होप यू लाइक द क्लास। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसकी नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे ड्राइव पे, यहाँ पे ड्राइव का लिंक शेयर है, वहां से आप नोट्स ले सकते हो। बाय बाय, सी यू।